हेलो हेलो। नमस्कार। राधे राधे सभी को। चलिए, करंट अफेयर की सीरीज पे चलते हैं। आज जो है हम 17 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए। देखो, आज का मोटिवेशन है जो आज सुबह भी जो हमारे सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। पर यही है, सर सर भी बोलते हैं ऐसा। सभी को पता है कि हमारा जो मोटिवेशन है वो सिर्फ एक दिन किसी किसी का तो 1 घंटे 2 घंटे, किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 1 सप्ताह, उसके बाद मोटिवेशन लो हो जाता है। वही है कि अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। आपका आपका क्या वीक पॉइंट है? आपको पैसे कमाना है, या आपकी आर्थिक तंगी है, या घर में कोई दिक्कत है, कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की चीज़ है, आप मोटिवेशन वहाँ से ले सकते हैं। किसी बाहरी मोटिवेशन से आप ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप एक कोई चीज़ खोजें कि आंतरिक मोटिवेशन आपका क्या है। ठीक है, कोई एक चीज़ खोजें कि आपको ये करना है और इसके कारण मुझे ये चीज़ें त्याग देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जॉब लेनी पड़ेगी। ये एक मूल चीज़ है। तो वही है। और वही है, आप संघर्ष करोगे तो आप अकेले होगे, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप संघर्ष कर रहे होगे, आप कोई आपके साथ कोई नहीं होगा। और जब आप संघर्ष में विजयी हो जाएंगे, ठीक है, तो 1000 लोग आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, अरे भाई अरे भाई। ठीक है, तो वही है कि संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आपका है, त्याग सिर्फ आपका है। आपको कहने से काम नहीं चलेगा कि यार त्याग, सामने वाला तो कह देगा, कुछ भी कह देगा। आपका जीवन है, आपको अच्छा बनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि संघर्ष भी आप भी करेंगे और त्याग भी आप ही करेंगे। बस। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो 17 फरवरी का जो इतिहास है हम वो पढ़ लेते हैं पहले। क्या है? देखिए, 17 फरवरी 1600 सॉरी, 17 फरवरी 1670 में हुआ क्या भाई? सिंहगढ़ किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से जीता। ठीक है, किसने जीता भाई? शिवाजी महाराज ने मुगलों से जीता था। कौन सा किला? सिंहगढ़ का किला। ठीक है, 17 फरवरी को 1867 में क्या हुआ? सुएज नहर से पहला जहाज गुजरा। सुएज नहर से जो है पहला जहाज गुजरा 17 फरवरी 1867 में। 17 फरवरी 1915 में क्या हुआ? महात्मा गांधी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया। किसने? महात्मा गांधी ने शांति निकेतन जो है आप सभी जानते होंगे, उनका दौरा किया। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? 1698 में क्या हुआ? औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा कर लिया। किसने? औरंगजेब ने जो है जिंजी के किले पर कब्जा कर लिया। चलिए, 1981 सॉरी 31 में क्या हुआ? बायसराय निवास में लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी का स्वागत किया। हालांकि ये तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसको याद याद करने की आवश्यकता नहीं है और ध्यान भी कोई इशू नहीं इसका। ठीक है, 1883 में क्या हुआ? भारतीय क्रांतिकारी वायु वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हुआ। किसका भाई? भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका नाम क्या है? वासुदेव बलवंत फड़के, उनका निधन हो गया था। ठीक है, 17 फरवरी के दिन। चलिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है? 17 फरवरी का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन जो है, चलिए ध्यान दीजिए। विश्व मानव विज्ञान दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं: 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। बताइए क्या पूछा गया है? विश्व मानव विज्ञान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है 16 फरवरी। कब मनाया जाता है? 16 फरवरी के दिन ये मनाया जाता है, विश्व मानव विज्ञान दिवस। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक नॉर्मल सा एक इसका उद्देश्य ये है कि मानव की जो उत्पत्ति कैसे हुई, मानव में अनुसंधान करने की कैसे कैसे विचार आ सकते हैं। मतलब आप देख रहे होंगे कि अभी जो मानव की उत्पत्ति हुई, इससे हम कितना डेवलप हुए हैं। जब से मानव तो कुछ ही नहीं था पहले। तो आप अगर पढ़ते हो, पहले आपने देखा हो, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहले डायनासोर थे, फिर धीमे धीमे मतलब बना, फिर उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, तब से हम कितना डेवलप हो गए हैं। तो वही चीज़ है, उनकी जो जो योगदान है उसका, उत्पत्ति का कोई और भी सोर्स है, उन सोर्सों के बारे में जानकारी देना, इसके प्रति जागरूकता जगाना कि मानव क्या क्या कर सकता है और उसने अभी तक क्या क्या कर लिया है, किस प्रकार से वो अनुसंधान करता है, किस प्रकार से वो सोचता है। तो इसके इस क्षेत्र के प्रति लोग बागों की जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। क्या है भाई दिन? विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाते हैं 16 फरवरी को। चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया?
किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन क्या है कि जो 67वीं कौन सी है? 67वीं कोई अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है, ठीक है। 67वीं बार हो रही है ये मीट, कौन सी नाम क्या है? अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो है उसका आयोजन किस शहर में हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है लखनऊ। इसका क्या आंसर है? लखनऊ में जो है ये मीट हो रही है, मतलब जो भी पुलिस अधिकारी जो है, ठीक है, जो ड्यूटी देते हैं उन सबों की, सभी की एक मीटिंग हो रही है। वो कौन सी वाली मीटिंग है? 67 वाली मीटिंग है। 67वीं ये मीटिंग है और ये कहाँ पे होगी? लखनऊ में। कहाँ पर होगी? लखनऊ में ये आयोजित होने वाली है। इसमें एक उद्देश्य ये है कि जितने भी जो अधिकारी जुड़ेंगे, पुलिस अधिकारी बैठेंगे, एक दूसरे का आपसी सहयोग के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से कौन सा अनुसंधान होना चाहिए इस क्षेत्र में, किसी का कोई भी गश्त कर रहे हैं या कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, या नॉर्मल जो पुलिस का काम होता है या अधिकारियों का जो काम होता है उसमें कैसे हम डिजिटल माध्यम कर सकते हैं, कैसे हम समय को बचा सकते हैं, कैसे हम श्रम को बचा सकते हैं और अपना काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एक प्रकार का इसलिए ये मंच प्रदान किया जाता है और ये सब ऐसी बैठक होती है जो अभी जो हो रही है वो लखनऊ में हो रही है। क्या नाम है? अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, ठीक है। भूटान में बड़ा लगेगा। भूटान जो है, मतलब क्या पूछा गया है? हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये बताइए। क्या पूछा जा रहा है? आर्मी, ठीक है। आर्मी जो आर्मी की बात चल रही है, आर्मी जो है वो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू कर रही है। अब इसका जो आंसर है वो है नेपाल। नेपाल की जो आर्मी है वो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू कर रही है। टेक्सटाइल यानी मतलब कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग जो है शुरू कर रही है। नेपाल की जो आर्मी है वो कपड़ा उद्योग की तरफ बढ़ रही है और उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि हम जो है कपड़ा उद्योग करेंगे। तो ये जो है कौन सा उद्योग करने वाली है तोदा। है तोदा कपड़ा उद्योग जो है वो शुरू करने वाली है तोदा कपड़ा उद्योग, ठीक है। कौन सा उद्योग है? हेतोदा कपड़ा उद्योग। जो कपड़ा उद्योग का नाम क्या है? हेतोदा कपड़ा उद्योग जो है नेपाल की आर्मी इसको स्टार्ट करने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत चर्चाओं में रहा था। जब हालांकि पता तो सब होना चाहिए पर फिर भी कुछ चीजें जो मोस्ट पॉइंट, अब भारत रत्न जो है वो तो सर्वोच्च रत्न है, तो मतलब सम्मान है, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए, तो पूछा क्या जा रहा है, किस राजनेता को, ये राजनेता की बात चल रही है, भारत रत्न किससे भारत रत्न जो है उससे सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण जो आडवाणी है वो बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके पूर्व वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, ठीक है, रह चुके हैं। अभी जो है, अभी उनको इतनी 96 के हैं और उनको अब भारत रत्न दिया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसके वरिष्ठ नेता है, ये क्या नाम है उनका? भाई आडवाणी जी, जिनको हम बोलते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको अभी भारत रत्न से इनको नामित किया गया है। और पहले हमारे जो पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये रत्न प्राप्त हुआ था। ये जो बीजेपी के वो भी नेता थे और ये भी वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। और अभी तक जो है 49 जो है भारत रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं। भारत रत्न पुरस्कार जो है आप सभी जानते होंगे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये भारत रत्न। और ये कितने लोगों को दे दिया है अभी तक? 49 लोग जो है उनको दे दिया है, ठीक है। और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि भारत रत्न जो है वो सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम्म अब है, हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, नॉर्वे, इटली,
फ्रांस, जापान। बताइए क्या पूछा गया है। यूपीआई जो है, यूपीआई आप सभी जानते हैं भुगतान से संबंधित एक ऐप है, ठीक है, जिससे भुगतान संबंधी जो सुविधा है बहुत अच्छे से हो सकती है। बिल्कुल कोई दुविधा नहीं होती, यूपीआई से भुगतान बहुत अच्छे आसानी से हो जाता है। तो यही यूपीआई आप सभी करते भी होंगे। यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश, पहला यूरोपीय देश पूछा गया है कौन सा बना है। आप इसमें आपने आंसर देख लिया है, इसका इसके ऑप्शन देख लिए हैं। इसका जो आंसर है वो है फ्रांस। इसका क्या आंसर है, फ्रांस। फ्रांस इसका आंसर है। आप सभी जानते हैं एफिल टावर कहाँ है भाई, फ्रांस में। तो टावर जो है उसमें जो बुकिंग करनी होगी उसमें क्या होगा, यूपीआई का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम भारत में भी, अगर भारत से भी अगर हमें बुकिंग करनी है या कुछ भी, तो हम यहीं बैठे बैठे एफिल टावर की बुकिंग कर सकते हैं अगर आपको जाना है तो। मतलब कहने का मतलब यूरोपीय देश कौन सा, फ्रांस जो है उसने यूपीआई शुरू कर दिया है। जो भुगतान संबंधी एक सुविधा है, क्या नाम है, यूपीआई, वो फ्रांस ने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको एफिल टावर वगैरह या कहीं भी जाना है तो आप पहले ही यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं और उस वहां पर टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए, जिस जिसको जाना हो वो कर ले। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बोर्ड बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहरुख खान और अजय अक्षय कुमार। देखिए क्या पूछा गया है कि जो बोर्ड है, आप सभी ने, आप सब किसी ना किसी के घर पे तो होगा ही, ये एक कंपनी है, ऑडियो कंपनी है। आपने सुना हो ईयरफोन आते हैं, इसके बहुत अच्छे ईयरफोन आते हैं, एक मेरे पास भी थे, हालांकि बहुत साल चल गए। अच्छा, अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसके स्पीकर्स भी आते हैं, ब्लूटूथ भी आते हैं। तो ये ऑडियो एक कंपनी है, इसका नाम क्या है, बोर्ड। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है रणवीर सिंह। इसका क्या आंसर है, रणवीर सिंह जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आप सभी जानते होंगे और रणवीर सिंह के बारे में भी आप सभी जानते होंगे। रणवीर सिंह एक अभिनेता हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी मूवी आई हैं, तो आप सभी जानते होंगे। उनके ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर ये इस ब्रांड के बने हुए हैं, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। ब्रांड एम्बेसडर अगर किसी कंपनी को बना देते हैं, तो उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसकी बहुत अच्छी ख्याति हो, जिसको लोग बाग फॉलो करते हो। फॉलो करेंगे तभी तो ये इस चीज का ऐड करेंगे, तो लोग बाग इसको परचेस करेंगे, इस कंपनी को पसंद पसंद करेंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसकी ख्याति बहुत अच्छी हो, जो बहुत प्रसिद्ध हो, जिसको लोग बाग फॉलो कर रहे हो। तो अब स्वाभाविक सी बात है, अगर ये ऐड करेंगे किसी चीज का, या जो भी जिस चीज का भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो लोग बाग उस चीज को खरीदेंगे। इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। आपने बहुत सुना हो, शाहरुख खान का बना दिया, दीपिका पादुकोण को बना दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। बताइए पूछा क्या जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार आपसे पूछा जा रहा है। डिजिटल डिटॉक्स क्या है, डिजिटल डिटॉक्स जो पहल है वो शुरू की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। इसका क्या आंसर है, कर्नाटक में जो है डिजिटल डिटॉक्स जो है पहल शुरू की गई है। इसका एक उद्देश्य ये है कि डिजिटल माध्यम में हम कितने व्यस्त हो रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हम कितना समय जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, मोबाइल हुआ, कुछ भी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक टीवी हुई, जो भी चीज़ें, लैपटॉप हुआ, हम आजकल जो भी काम हो रहा है, मेरे हिसाब से आई थिंक 95% जो है, या फिर 80% मान लो, चलो ठीक है इधर, तो 80% जो काम है वो हमारे डिजिटल माध्यम से ही हो रहा है। किसी भी मोबाइल से ले लो, और नहीं भी काम हो रहा है तो हम लेटे लेटे मोबाइल ही चला रहे हैं फालतू। कम से कम हम कितने घंटे वेस्ट कर देते हैं। तो वो जो घंटे बिताते हैं उसको कम करना, यूथ को समझाना कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा इस चीज़ों से ये दिक्कत है। और स्वाभाविक सी बात है, आप डिजिटल माध्यम में ज़्यादा रहेंगे तो आपके मानसिक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो उसको समझाना, उसको कम करना, कर्नाटक सरकार इस पे पहल कर रही है और ये बहुत अच्छी पहल है। आजकल की मांग है इस चीज़ को कम करना, क्योंकि ये चीज़ अभी किसी को समझ में नहीं आ रही कि डिजिटल माध्यम कितना खतरनाक है। जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि उसका मिसयूज किया जा रहा है। अगर आप उसका यूज करें अच्छे तरीके से तो वो बहुत अच्छा है, उसका मिसयूज हो रहा है। 24 घंटे मोबाइल या लैपटॉप या जो भी चीज़ है, आप डिजिटल माध्यम उसके संपर्क में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ से आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं, मानसिक तौर से आप बीमार होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, रोशनी का भी इफेक्ट पड़ता है कि आप उसी में दिन भर उसी के मोबाइल के आगे बैठे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, लैपटॉप के आगे बैठे हैं। तो ये मानसिक स्तर को खराब करने वाली और बीमार, शारीरिक रूप से भी बीमार करने वाली चीज़ है। तो इसमें मुझे अच्छी लगी ये पहल, डिजिटल डिटॉक्स, जो कौन सी सरकार, कर्नाटक सरकार इस पे चेतना जगा रही है। चलिए, ये पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में आरबीआई की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन में वापस आ गए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 96.50%, 97.50%, 98.50%, 99.50%। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि आरबीआई की जो घोषणा के अनुसार, आरबीआई आप सभी जानते हैं 2000 के नोट जब बंद हुए थे उस प्रचलन में कब तक थे भाई? ये 19 मई 2023 में ये तब तक ये प्रचलन में थे, उसके बाद बंद कर दिए थे। और बोला था कि इनको जल्दी से आप 2000 का जो नोट है वो किसी भी उससे बैंक से बदलवा लो, मतलब बदलवाना पड़ता है। जैसे जब नोट बंद हुए थे तो अब हमने सारे अपने जो पैसे हैं जो सब निकाल के बैंक में जमा कर दिए थे और जो दूसरी ले ली थी। तो ऐसे ही जब 2000 का नोट बंद हुआ तो बैंक ने कहा, आरबीआई ने बोला कि भाई जो है 2000 का आपका नोट वो आप किसी भी उसमें बदलवा सकते हो, आरबीआई में जाके, मतलब किसी भी बैंक में जाके बदलवा लो, कैसा क्या। तो उन्होंने एक लिमिट रखी थी, पहले तो सितंबर कर दिया था, सितंबर तक आप करा दो 2000 में, ठीक है, 2023 में, फिर अक्टूबर कर दिया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अब उन्होंने बताया है कि कितने परसेंट वो जो 2000 के नोट हैं वो वापस आ गए हैं। तो कितने परसेंट भाई, इसका जो आंकड़ा आया है कितने प्रतिशत, 97.50% जो है वो वापस आ चुके, सफलतापूर्वक वापस आ चुके हैं, पूरे ही आ चुके हैं, थोड़े से और बचे हैं। तो ये कहने का मतलब आरबीआई ने ऐसी घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। रंजना प्रकाश देसाई, एच आर खान, स्वदेश मित्तल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। पूछा क्या जा रहा है कि जो हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उस वो कमेटी कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? इसके जो आंसर, उसका जो आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। इनके क्या जो अध्यक्ष बने उनका नाम क्या है? उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ये जो है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समिति है उनके अध्यक्ष बनी है। ये देखिए ये जो कोड है वो क्या काम करता है, ये कोड ये काम करता है जो समान नागरिक संहिता बनी रहे, कि सभी के लिए समान विवाह के नियम होने चाहिए, सभी को दंड समान होना चाहिए, सभी के लिए तलाक के नियम समान होने चाहिए, तो इस पर ये काम करता है। तो इसके अध्यक्ष अभी कौन है भाई? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? रंजना प्रकाश देसाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र सॉरी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत, स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जो है सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। कौन सी? आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, सेल्फ मतलब खुद ही वो व्यवस्थित हो जाती है, स्थिर रहती है, और इलेक्ट्रिक ये स्कूटर है वो लॉन्च की है, ये सरकार आपको बतानी है कौन सी सरकार। इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। उनका ऐसा मानना है कि ये स्कूटर से अगर हम गश्त करेंगे, मतलब वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। आपने देखा हो कि एक वो नीचे आप पैर रख लेते हो ऐसे दोनों और वो उसको दबा देते हो तो वो अपने हिसाब से चलती जाती है, अपन उसको दबा दो, डायरेक्शन बता दो, इधर चली जाएगी उधर चले, तो उसमें गिरने का डर नहीं रहता, आप खड़े हो गए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको कम भी कर सकते हो, मद्दा भी कर सकते हो। एक इलेक्ट्रिक ऐसी आती है कि आप उसमें बैठ जाओ, उसमें चले, खुद ही चलेगी, डायरेक्शन आप उसको दबाते जाओ, वो अपने हिसाब से चलती जाएगी और उसमें गिरने मिलने का डर नहीं रहता। अगर आप बिल्कुल स्लो भी गाड़ी कर लोगे तो भी वो गिरने का डर उसमें नहीं रहता। तो ऐसी जो है वो गाड़ी जो है स्मार्ट पुलिसिंग के तहत हमने सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है उसका उसको लॉन्च किया है। कौन सी सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। वो भी किसको? पुलिस प्रशासन के लिए। उसको अगर कोई काम करना है या गश्त करना है या ड्यूटी देना है तो वो उससे अच्छे से दे सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा हो कितने तीर्थ स्थल, हरिद्वार वगैरह ये सब चीज़ें, गंगा घाट है, तो वहाँ पर अगर ड्यूटी देनी है तो इन चीज़ों से दे के वो अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है कल का क्विज देख लेते हैं, उसका आंसर क्या है। जो हमने परमाणु का वो पूछा था, अब हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इस रिएक्टर को यूरोपीय यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है। किसने? यूरोपीय यूनियन और जापान ने इसको मिलकर बनाया था, ठीक बनाया है। और फ्रांस भी इसमें ज़्यादा
ताकतवर परमाणु संयंत्र बनाने में जुटा है। फ्रांस इससे भी ज्यादा जो है वो परमाणु संयंत्र बनाने में जुटा है। कौन? फ्रांस में, जिसका नाम जो है क्या है, इसका नाम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, फ्रांस जो है ये कौन सा जो हमारा जो रिएक्टर था उससे भी ज्यादा पावरफुल फ्रांस बनाने में लगा है। फ्रांस ने जो बनाने में लगा है उसका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है भाई? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, ये दोनों ही प्रोजेक्ट एक ही मकसद से है, मतलब इसी मकसद से ये बनाए जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट। चलिए, अब जो कल का क्विज है आप सभी आंसर देंगे उसका, क्या है भाई देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, इसका जो आंसर है आप सभी देंगे। क्या पूछा गया है? हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इसका कमेंट जो है आप सभी कमेंट आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी ने जो कल जो बताया था मुझे बहुत खुशी हुई, सभी ने बहुत सही बताया, आप सभी ने कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी ऐसे ही कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं विदाई लेती हूँ। राधे राधे।